स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है लॉ फॉर ऑल क्लासेस। यहाँ पे आपको लॉ की सारी क्लासेस इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल से मैं पढ़ाऊँगा पूरा का पूरा, और वो भी नवंबर 21 के लिए, ठीक है। और समय से इस बार कोर्स हमारा ख़त्म हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो चूँकि हमने इससे पहले ये एक छोटी क्लास एक रिकॉर्ड की थी 152 सबसेक्शन 1 से लेके 152 सबसेक्शन 4 तक, लेकिन वो किसी कारण से उसका ऑडियो जो है वो ख़राब हो गया था, तो इसको हम फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसके बाद वाली सेक्शन रिकॉर्डेड है 152.5 से, तो इसकी इतनी रिकॉर्डिंग हम फिर से कर रहे हैं इतने सेक्शन की। तो आप समझिए बात को, ये पूरा हमने सब लिखवाया है, ठीक है। यहाँ तक लिखवा चुके हैं, ठीक है। इसके बाद कभी लिखवा चुके हैं, इसकी क्लास रिकॉर्डेड है। ये सब आपको लिखते हुए चलना है, सबका ये सब सेक्शन का छोटा छोटा चार्ट बनवा रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। तो अब समझिए बात, तो स्टार्ट करते हैं 152 सबसेक्शन 1। ये बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर की। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर कंपनी का कौन सा माना जाता है? या तो उसके लिए कंपनी ने अपने आर्टिकल में यदि किसी का नाम लिख दिया कि हाँ भाई ये बंदा ही हमारा फर्स्ट डायरेक्टर होगा, तो उसी को फर्स्ट डायरेक्टर माना जाएगा, ठीक है। दूसरा, यदि कंपनी के आर्टिकल में कुछ नहीं लिखा फर्स्ट डायरेक्टर के रिगार्डिंग, तो कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, उसके जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं, जो उनको मान लिया जाएगा कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर हैं। और यदि ओपीसी की बात करें तो ओपीसी में जो इंडिविजुअल मेंबर होते हैं उनको हम फर्स्ट डायरेक्टर मानेंगे। 152 सबसेक्शन 2 क्या बात करता है? अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट डायरेक्टर की। ये कहता है कि इस एक्ट में और कहीं यदि कुछ और नहीं लिखा गया, कहीं पे कुछ और नहीं लिखा गया है सब्सिक्वेंट डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, यदि इस एक्ट में कहीं और कुछ ऐसा नहीं लिखा गया है सब्सिक्वेंट डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, तो नहीं लिखा गया, तो जितने भी डायरेक्टर हैं वो अपॉइंट किए जाएंगे कंपनी के द्वारा अपने जनरल मीटिंग में। लेकिन यदि कहीं कुछ और लिखा हुआ है कि नहीं ये फलाने डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट है किसी और तरीके से होगा, जनरल मीटिंग में नहीं होगा, जैसे एडिशनल डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट बोर्ड करते हैं बोर्ड मीटिंग में, तो वो लिखा है तो वो माना जाएगा, नहीं लिखा है तो सारे डायरेक्टरों का अपॉइंटमेंट कहाँ होगा? जनरल मीटिंग में। फिर 152(3) ये बोलता है कि जब तक आपके पास डिन नहीं है तब तक आप कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं। नो डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड unless he has been allotted DIN under section 154. 152 सबसेक्शन 4 बोलता है जो भी प्रपोज्ड डायरेक्टर है, ठीक है, जो भी प्रपोज्ड डायरेक्टर है वो फर्निश करेगा कंपनी को फॉर्म नंबर DIR 2 में। सभी प्रपोज्ड डायरेक्टर जो हैं, एवरी प्रपोज्ड डायरेक्टर फर्निश करेंगे कंपनी को किस फॉर्म में? DIR 2 में। क्या फर्निश करेंगे? अपना डिन और एक डिक्लेरेशन, दैट ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 164। कि भाई अपना डिन देगा और ये बताएगा कि नहीं हम 164 में डिस्क्वालिफाइड नहीं हैं। इसको फर्निश किस में करेगा? DIR 2 में, ठीक है। ये 152 सबसेक्शन 1 अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, 152 सबसेक्शन 2 बात किया था अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट डायरेक्टर की, 152 सबसेक्शन 3 नो डिन नो डायरेक्टर, 152 सबसेक्शन 4 फर्निश कर रहा था अपना डिन और डिक्लेरेशन फॉर्म नंबर DIR 2 में। इसके बाद का रिकॉर्डेड है, ठीक है। इस क्लास को और इस क्लास को हम भी जोड़ देंगे, जोड़ के आप लोग को एक साथ ही मिलेगा। फिर 152 सबसेक्शन 5 क्या बोलता है कि जो भी अपॉइंटेड डायरेक्टर वो क्या करेंगे? अपना कंसेंट देंगे, गिव्स हिज कंसेंट। वो कंसेंट किस में जाएगी? DIR 2 में।
DIR2 में, ठीक है। तो अपॉइंटेड डायरेक्टर जो भी होंगे वो अपना कंसेंट देंगे DIR2 में, और फिर कंपनी क्या करेगी, कंपनी फाइल कर देगी सच कंसेंट को, कंपनी फाइल कर देगी सच कंसेंट को, ठीक है। किसको, ROC को, ROC को फाइल करेगी 30 दिन के अंदर अंदर, विद इन 30 days फ्रॉम पॉइंट। तो अपॉइंटेड डायरेक्टर पहले अपना कंसेंट देगा DIR2 में, फिर कंपनी क्या करेगी, उस कंसेंट को फाइल कर देगी ROC को 30 दिन में फ्रॉम अपॉइंटमेंट पे। ये किस फॉर्म में फाइल करेगी, DIR12 में, ठीक। तो ये अपना हो गया 152 सेक्शन 5। लेकिन 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 यदि जो डायरेक्टर है, जो डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है, वो यदि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ठीक है, वो यदि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा तो क्या होगा, साथ में एक एक्सप्लानेटरी स्टेटमेंट जाएगा, एक्सप्लानेटरी स्टेटमेंट जाएगा। इस स्टेटमेंट में क्या होगा, इसमें होगा कि दैट he is qualified under section 149 subsection 6। ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगी, कब जाएगी, अटैच्ड होगी नोटिस ऑफ मीटिंग के साथ, नोटिस ऑफ मीटिंग के साथ। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के केस में एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच होगी जो मीटिंग की नोटिस जाएगी उसके साथ। उस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या लिखा होगा कि दैट ही इज क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 159 सबसेक्शन 6, ठीक है। और ये हो गया 152 सबसेक्शन 5। अब आते हैं हम लोग 152 सबसेक्शन 6 पे। वन 152 सबसेक्शन 6 ये क्या बात करता है, ये रोटेशन की बात करता है, रोटेशनल नॉन रोटेशनल की बात करता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर काउंट होंगे। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में कौन कौन से डायरेक्टर नहीं आएंगे, एक्सक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एक्सक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सेकंड एडिशनल डायरेक्टर, तीसरा है नॉमिनी डायरेक्टर, और चौथा है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। इफ इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो स्मॉल शेयर होल्डर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी बन सकता है। ये हम लोग स्मॉल शेयर होल्डर का जब सेशन करेंगे तो उसमें हम लोग सीखेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर अपने सबसे पहले लेंगे, जिसमें हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को नहीं काउंट करेंगे, एडिशनल डायरेक्टर को नहीं काउंट करेंगे, नॉमिनी डायरेक्टर को काउंट नहीं करेंगे, और स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को काउंट नहीं करेंगे यदि वो इंडिपेंडेंट है तो, ठीक है।
तो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर जैसे ही निकलेगा उसका सबसे पहले हम निकालेंगे 2/3, और 2/3 क्या होगा, मिनिमम 2/3। मिनिमम 2/3 का मतलब हुआ कि कम से कम इतना होना चाहिए, तो 1.66 होगा तो भी 2 करेंगे, और 1.33 हो गया तो भी इसको 2 लेंगे हम, ठीक है, हमेशा अपर वाला लेंगे क्योंकि ये मिनिमम की बात हुई है। तो 1.33 आएगा, 1 लेंगे तो 2/3 से कम हो जाएगा ना, इस वजह से। तो 2/3 क्या हो गया, कम से कम 2/3 जो भी मिनिमम होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे रोटेशनल, वो कहलाएंगे रोटेशनल, ठीक है। और जब तक कि, अच्छा अब ये जो 2/3 होंगे, ये जो 2/3 होंगे मिनिमम, ये कहाँ पे अपॉइंट होने चाहिए, अपॉइंटेड इन जनरल मीटिंग, अपॉइंटेड इन जनरल मीटिंग, ठीक। ये 2/3 रोटेशनल होंगे। उसके बाद आर्टिकल यदि चाहे, आर्टिकल कैन प्रोवाइड 100%, आर्टिकल कैन प्रोवाइड 100% रोटेशन, ठीक है। तो आर्टिकल चाहे तो ये बोल सकती है कि ये जो 2/3 हैं ये सब के सब रिटायर होंगे, लेकिन अगर आर्टिकल ऐसा नहीं बोलती है तो इसमें से, इस 2/3 में से, ठीक है, इस 2/3 में से क्या होगा, आउट ऑफ 2/3 1/3 क्या होंगे, रिटायर्ड होंगे एट एवरी एजीएम, ठीक। अब कैसे होंगे, कौन सबसे पहले रिटायर होगा, जो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट इन ऑफिस होगा, लॉन्गेस्ट इन ऑफिस जो सबसे ज्यादा पुराना होगा सबसे पहले जाएगा। लेकिन अगर ये पता नहीं चल रहा है कौन कितना पुराना है तो एग्रीमेंट देखा जाएगा, अगर कोई एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट भी नहीं है तो पर्ची निकाली जाएगी, ड्राइंग लॉट्स, ठीक है। अब ये समझिए 152 सबसेक्शन 6 रोटेशन की बात कर रहा था, ठीक है। सबसे पहले अपने टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर निकाले, इसमें एक्सक्लूड कर दिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, एडिशनल डायरेक्टर को, नॉमिनी डायरेक्टर को और स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को यदि वो इंडिपेंडेंट था। 2/3 मतलब मिनिमम है तो 1.66 हो चाहे 1.33 हो, उसको 2 ही लेंगे, ठीक है। ये सारे डायरेक्टर कहाँ अपॉइंट होने चाहिए, जनरल मीटिंग में अपॉइंट होंगे। और जो रोटेशनल हैं इनको 2/3 को क्या कहा जाएगा, रोटेशनल। आर्टिकल चाहे तो बोल सकती है कि 100% रोटेशन होगा, मतलब 100% रिटायर होंगे, ठीक है, ये जो बोल रहा है। लेकिन अगर ऐसा कोई आर्टिकल नहीं बोलती है तो इस आउट ऑफ 2/3 में 1/3 रिटायर होंगे हर एजीएम में। और रिटायर होने का नियम क्या है, जो सबसे पुराना होगा सबसे पहले जाएगा, लॉन्गेस्ट इन ऑफिस, फिर एग्रीमेंट यदि कोई है तो, एग्रीमेंट भी नहीं है तो पर्ची निकाल के। अब इसके अलावा जो 2/3 के अलावा अब जो बचा वो कितना बचा, 1/3, 1/3 मैक्सिमम है। तो चूंकि ये मैक्सिमम है, ठीक है, तो ये तो बाकी बचे हुए होंगे ना, टीएनओडी में से 2/3 जो भी आएगा, जो बाकी बचे हुए होंगे, ये तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस क्या चीज का, TNO टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर माइनस रोटेशनल डायरेक्टर, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर माइनस रोटेशनल डायरेक्टर, ये जो बैलेंस आएगा वो यहाँ आएंगे। लेकिन ये मैक्सिमम एक 1/3 ही हो सकते
हैं, इनको क्या कहा जाएगा? नॉन रोटेशनल, नॉन रोटेशनल इनको कहा जाएगा। अब ये भी कहाँ अपॉइंट होंगे? अपॉइंटेड इन जनरल मीटिंग, अपॉइंटेड इन जनरल मीटिंग, ठीक है। वन 152(6) सिर्फ इतना ही है, ठीक है। अभी हम सारी चीज़ें इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से पढ़ेंगे, पढ़ के आप लोग को दिखाएंगे। ये अभी आप समझ लीजिए, ये पूरा एक समरी चार्ट आपको बनवा रहे हैं, इसको बना लीजिए, बहुत अच्छा है ये, ठीक। आप वीडियो पॉज करके बना लीजिए, क्या दिक्कत है। चलिए, वन 152(7) ये क्या बोलता है? ये बात करता है ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट की। ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट, ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट, ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है जो रिटायरिंग डायरेक्टर है, रिटायरिंग डायरेक्टर जो रिटायर हो रहा है, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये मान लीजिए कि ये जिस डायरेक्टर का भी 152(6) में बात हुई कि 2/3 का 1/3 हर एजीए में रिटायर होंगे, तो ये समझिए कि हर एजीए में ये रिटायरिंग डायरेक्टर है, ठीक है, रिटायर हो रहे हैं, ठीक। तो ये 152 सबसेक्शन 7 बोलता है यदि रिटायरिंग डायरेक्टर, ठीक, एजीए में रिटायर हो रहे हैं, ठीक है, और इनकी वैकेंसी फिल नहीं की गई है, ठीक। पहली बात क्या हुई? वैकेंसी नॉट फिल्ड, ठीक, या कोई भी रिजोल्यूशन पास नहीं हुआ, नो रिजोल्यूशन passed for no reappointment. रिटायरिंग डायरेक्टर रिटायर हो रहा है और उसका वैकेंसी अभी तक फिल नहीं हुआ है, और ना ही ऐसा कोई रिजोल्यूशन पास हुआ है कि उसकी वैकेंसी को वैकेंसी ही रहने देना है, फिल ही नहीं करनी है। इसके लिए भी रिजोल्यूशन पास करना होगा ना कि नहीं है, ये इसका जगह खाली ही रहेगा, भरा नहीं जाएगा। तो ऐसा भी कुछ नहीं हुआ, तो क्या होगा? अगर ऐसा कुछ हुआ तो या तो उस मीटिंग में, इन ओरिजिनल मीटिंग, और किसी कारण से ओरिजिनल मीटिंग एडजॉर्न हो गई, ठीक है, तो एडजॉर्न मीटिंग में, एडजॉर्न मीटिंग में, ना ही ओरिजिनल मीटिंग में, ना ही एडजॉर्न मीटिंग में, ना ही उसकी वैकेंसी फिल की गई और ना ही कोई भी रिजोल्यूशन पास किया गया कि उसका रीअपॉइंटमेंट नहीं करना है, ठीक।
तब क्या होगा, तो होगा ये रिटायरिंग डायरेक्टर retiring director deemed to be reappointed, deemed to be reappointed, ठीक, रिटायरिंग डायरेक्टर डीम्ड टू बी रीअपॉइंटेड, ठीक, जब तक कि रीअपॉइंटेड उसको मान लिया जाएगा रिटायरिंग डायरेक्टर को, जब तक कि क्या हुआ, resolution of appointing such person is lost in the meeting, resolution of appointing such person is lost in the meeting, unwillingness to be reappointed, unwillingness to be reappointed, तो क्या हुआ, रिजोल्यूशन ऑफ अपॉइंटिंग सच पर्सन इज लॉस्ट इन द मीटिंग, मतलब ऐसा एक रिजोल्यूशन पास करने के लिए वो उसको अपॉइंटमेंट के लिए एक रिजोल्यूशन रखा गया था मीटिंग में, लेकिन वो लॉस्ट हो गया, मतलब पास नहीं हो पाया। तब भाई जब रिजोल्यूशन रखा गया वो पास ही नहीं हो पाया, ठीक है, तब तो वो रीअपॉइंट नहीं हो सकता ना। ये तो यही बोला ना कि भाई वैकेंसी फिल्ड ही नहीं हुई या कोई रिजोल्यूशन पास ही नहीं हुआ कि ऐसा उसके जगह पे किसी को रीअपॉइंट नहीं करना है, या तो इन द मीटिंग में या तो एडजॉर्न मीटिंग में, तो रिटायरिंग डायरेक्टर ऑटोमेटिक रीअपॉइंटेड हो जाएगा। लेकिन यदि ऐसा कुछ रिजोल्यूशन रखा गया था उसको अपॉइंट करने का और वो लॉस्ट हो गया, ठीक, मतलब पास नहीं हुआ, तब उसका रीअपॉइंटमेंट ऑटोमेटिक थोड़ी हो जाएगा। या उसने खुद बोल दिया अनविलिंगनेस टू बी रीअपॉइंटेड, ठीक, या तो ये अनविलिंगनेस टू बी रीअपॉइंटेड, वो खुद ही बोल दिया हमको रीअपॉइंट होना ही नहीं है, या वो क्वालिफाइड ही नहीं रहा, नॉट क्वालिफाइड, डिसक्वालिफाइड हो गया वो। या उसकी अपॉइंटमेंट के लिए OR ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन या स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए, रिक्वायर्ड फॉर हिज रीअपॉइंटमेंट, फॉर हिज रीअपॉइंटमेंट। ऐसा कुछ है नहीं, तो ये अभी एप्लीकेबल ही नहीं है, ये बस लिखा हुआ है। या नेक्स्ट है सेक्शन 162 एप्लीकेबल हो गया, सेक्शन 162 एप्लीकेबल, 162 है एक रिजोल्यूशन से एक से ज्यादा डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करना होता है, और ऐसा कुछ हुआ 162 एप्लीकेबल, तो वो जो ना, वो जो उस रिजोल्यूशन से अपॉइंट हुए थे उनका कोई भी ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया 152 सबसेक्शन 7। तो ये हम लोग का 152 सेक्शन खत्म होता है। 152 सबसेक्शन 1 अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर की बात करता था, 152 सबसेक्शन 2 अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट डायरेक्टर की बात करता था, 152 सबसेक्शन 3 कहता था जब तक डिन नहीं तब तक कोई डायरेक्टर नहीं, 152(4) बोलता था जो भी प्रपोज डायरेक्टर है वो फर्निश करेगा अपना डिन और एक डिक्लेरेशन कि वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है DIR 2 में। 152(5) बोलता था कि जो भी अपॉइंटेड डायरेक्टर है वो अपना कंसेंट देगा DIR 2 में, और कंपनी उस कंसेंट को ROC को फाइल करेगी 30 दिन के अंदर अंदर DIR 12 में। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के केस है तो एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच होगी मीटिंग के नोटिस के साथ, और उसमें क्या होगा कि ही इज
वो क्वालिफाइड है 149(6) के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद ये आपका 152(6) हम लोगों ने किया, रोटेशन की बात कर रहा था कि टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर का 2/3 और 1/3 निकालेंगे, फिर 2/3 को रोटेशनल कहेंगे, 1/3 को नॉन रोटेशनल कहेंगे, और ये दोनों अपॉइंटेड इन जनरल मीटिंग ही होने चाहिए। लेकिन ये जो 2/3 रोटेशनल है, अगर आर्टिकल चाहे तो ये ऐसा लिखा जा सकता है कि जितने भी रोटेशनल डायरेक्टर हैं सभी एजीएम में रिटायर होंगे, और नहीं लिखा है तो आउट ऑफ 2/3 1/3 जो है उसमें से रिटायर होंगे एजीएम में, ठीक है। अच्छा, ये 1/3 में ऐसा है, इसमें नॉर्मल लेंगे, 1.67 है तो 2 ले लेंगे, और 1.33 है तो 1 ले लेंगे। इसमें ऐसा कोई नियम नहीं है फ्रैक्शन वाली, ठीक है। और इसमें से कैसे रिटायर होंगे, जो लॉन्गेस्ट ऑफिस होगा वो पहले रिटायर होगा, अगर ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है तो एग्रीमेंट भी नहीं है तो ड्राइंग लॉट्स के द्वारा, और जो 1/3 होंगे वो नॉन रोटेशनल होंगे और जनरल मीटिंग में अपॉइंट होने चाहिए। टीएनओडी निकालते समय इन डायरेक्टरों को छोड़ देंगे, इंडिपेंडेंट, एडिशनल, नॉमिनी और स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, ठीक है। अब उसके बाद 152(7) हम लोगों ने किया था ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट का। रिटायरिंग डायरेक्टर का वैकेंसी फिल्ड नहीं हुआ या कोई रिजोल्यूशन पास नहीं हुआ, इस बात को लेके कि उसकी वैकेंसी को फिल नहीं करना है, या तो ओरिजिनल मीटिंग में या तो एडजॉर्न मीटिंग में, तो क्या होगा रिजल्ट, रिटायरिंग डायरेक्टर रीअपॉइंट हो जाएगा ऑटोमेटिक, जब तक कि उसके अपॉइंटमेंट के लिए ये अनलेस है, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं अनलेस जब तक कि ये पांचों कंडीशन अनलेस, जब तक कि ये, अगर ऐसा कुछ हुआ तो ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा कि उसके अपॉइंटमेंट के लिए रिजोल्यूशन रखा गया था मीटिंग में लेकिन वो लॉस्ट हो गया, ठीक, या वो खुद मना कर दिया हमको नहीं होना है, या वो क्वालिफाइड ही नहीं रहा, या उसके अपॉइंटमेंट के लिए ORSR चाहिए, या सेक्शन नंबर 162 एप्लीकेबल हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का सेक्शन नंबर 152। अब इसको हम इंस्टीट्यूट के बुक से फटाफट पढ़ लेते हैं। हाँ भाई, ये 152 क्या बोलता है, 152 सबसेक्शन 1 अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, कि कोई भी प्रोविजन यदि आर्टिकल में नहीं लिखा है, ठीक है, तो फर्स्ट डायरेक्टर वो होंगे जो सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम है और वो इंडिविजुअल है, ठीक है, उन्हीं को मान लिया जाएगा कि वो फर्स्ट डायरेक्टर है, ठीक। तो ये हम लोगों ने किया। ओपीसी के केस में जो इंडिविजुअल मेंबर होगा उसी को फर्स्ट डायरेक्टर मान लिया जाएगा। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट डायरेक्टर 152 सबसेक्शन 2, ये क्या बोल रहा था कि जब तक कि कहीं और कुछ नहीं लिखा है, सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, जितने भी डायरेक्टर हैं वो सारे डायरेक्टर अपॉइंट होंगे कंपनी के जनरल मीटिंग में, ठीक है। एग्जांपल था कि एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर जो हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करता है, और जिनको इम्पावर कौन करता है, आर्टिकल, ठीक है, अपॉइंट करने के लिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई जो एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर की जो सेक्शन है उसमें ये बात लिखी हुई है, तो ये बात ये बोलता है कि भाई वहाँ ये बात लिखी हुई है तो ये बात मान लेंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे तो वही करेंगे। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो नॉर्मली जनरल मीटिंग में अपॉइंट होंगे। तो नेक्स्ट था अदर रिक्वायरमेंट क्या थी, 152 सबसेक्शन 3, ये क्या बोलता था कि जब तक दिन नहीं तब तक कोई डायरेक्टर नहीं। अ पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी ओनली व्हेन ही हैज बीन अलॉटेड दिन अंडर सेक्शन 154, ठीक। फिर 152(4) क्या कहता था, 152(4) कहता था कि जो पर्सन प्रपोज्ड डायरेक्टर है वो क्या करेगा, फर्निश करेगा अपना दिन, और ऑल्सो फर्निश करेगा एक डिक्लेरेशन दैट ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर अंडर दिस एक्ट, ठीक है। उसके बाद रिटन कंसेंट वाली बात आई थी कि वो जो भी अपॉइंटेड डायरेक्टर है वो अपना एक रिटन कंसेंट देगा, ठीक है, कि उसको डायरेक्टर बनने का, मतलब डायरेक्टर की तरह काम करना चाहता है DIR 2 में, ठीक है। अब कंपनी क्या करेगी, उस कंसेंट को
30 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम हिज अपॉइंटमेंट आरओसी को फाइल करेगी, ठीक है। आरओसी को फाइल कैसे करेगी, फॉर्म नंबर DIR 12 में। तो ये इस पे एक एग्जाम्पल था कि नरेश जो अपने आप को अपॉइंट करना चाहता है डायरेक्टर ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में, तो नरेश को सबसे पहले दिन के लिए अप्लाई करना होगा। यदि उसके पास नहीं है तो उसके बाद जो अगर वो फिर जब वो अपॉइंट हो जाएगा तो वो DIR 2 में कंपनी को अपनी कंसेंट देगा। कंपनी उस कंसेंट को रजिस्ट्रार को 30 दिन के अंदर अंदर DIR 12 में फाइल कर देगी। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लग रही थी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के केस में, ठीक, ये हो गया। फिर 152 सबसेक्शन 5 ये बोलता है ये एप्लीकेबल नहीं होगा गवर्नमेंट कंपनी को और सेक्शन 8 कंपनी को। तो ये एक हम लोग का रह गया था, इसको भी हम लोग अपने नोट में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। 152 सबसेक्शन 5 ये 152 सबसेक्शन 5 जो है ये नॉट एप्लीकेबल होगा इसको गवर्नमेंट कंपनी को और सब्जेक्ट टू सेक्शन 137 एंड 92 का कंप्लायंस। सब्जेक्ट टू सेक्शन 137 और 92 का कंप्लायंस। ठीक है, तो ये हम लोग नहीं लिख पाए थे, तो ये हम लोगों ने चार्ट में अपडेट कर दिया। ठीक है, आगे आते हैं। रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय रोटेशन। ठीक है, 152(6) इसमें क्या था, रोटेशन की बात हो रही थी। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर, प्रोविजन क्या था, प्रोविजन था अनलेस द आर्टिकल प्रोवाइड फॉर द रिटायरमेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर एट एवरी एनुअल जनरल मीटिंग। बोला था ना कि जो 2/3 हम निकालेंगे, 2/3 जो होंगे रोटेशनल, वो जब आर्टिकल्स में लिखा जा सकता है कि सब के सब हर एजीएम पे रिटायर होंगे। अगर नहीं लिखा तो नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर ऑफ द पब्लिक कंपनी रोटेशनल कहे जाएंगे। बी पर्सन हुज पीरियड ऑफ ऑफिस इज लायबल टू डिटर्मिनेशन बाय रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय रोटेशन एंड सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में लोग अपॉइंट होंगे। रिमेनिंग डायरेक्टर जो होंगे सब्जेक्ट रेगुलेशन आर्टिकल, वो भी अपॉइंट होंगे जनरल। रिमेनिंग डायरेक्टर मतलब जो नॉन रोटेशनल डायरेक्टर बच गए वो भी तो जनरल मीटिंग में ही अपॉइंट होंगे। और जो भी फिर नेक्स्ट एजीएम होगा, मतलब फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंटमेंट के बाद उसके बाद हर सब्सिक्वेंट एजीएम में जो नियरेस्ट टू 1/3 होंगे, नियरेस्ट टू 1/3 मतलब 2/3 के 1/3 वो रिटायर होंगे। ठीक, तो ये हम लोगों ने चार्ट से अच्छे से कर लिया है। तो यहाँ बस रीडिंग करवा रहे हैं कि कुछ एक्स्ट्रा अगर छूट गया हो तो वो हम लोग कवर कर लें। यहाँ पे प्राइवेट कंपनी, इट इज टू बी नोटेड दैट प्रोविजन रिगार्डिंग रिटायरमेंट बाय रोटेशन इज एप्लीकेबल टू पब्लिक कंपनी, ठीक, और अ प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ ए पब्लिक कंपनी। इन अदर वर्ड, अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विच इज नॉट सब्सिडरी ऑफ ए पब्लिक कंपनी is exempted and therefore if the article permit it can appoint all its director as non-rotational director or permanent director। देखिए ये हम लोग का छूट गया था, ये हम लोगों ने चार्ट में अब नहीं लिखा था, ये हम लोग चार्ट में अपडेट कर लेते हैं। तो ये एप्लीकेबल होगा, इसके ऊपर एप्लीकेबल है
पब्लिक कंपनी को और उस प्राइवेट कंपनी को जो सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की। अगर कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है तो उसके ऊपर भी रोटेशन का क्लॉज लगेगा, और यदि वो पब्लिक कंपनी है तो उसके ऊपर भी लगेगा, बाकी कोई भी कंपनी के ऊपर ये क्लॉज नहीं लगेगा। ठीक है, वो एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आते हैं अपने स्टडी मैप पे। Articles of public company may provide for the retirement of all the director at every AGM. If such is not the case, the not less than 2/3 of the total number of director of public company shall be the person who are liable to retire by rotation. In other words, article must provide that minimum 2/3 of the total number of directors shall be liable to retirement by rotation. Such director are called rotational director. The term total director में shall not include independent director. ठीक है, फर्दर क्या है, ये नॉमिनी डायरेक्टर को भी हम लोग देख लिए थे कि ये भी एक्सक्लूड हो जाएगा। जो ये 1/3 थे, 1/3 वो क्या थे, हर एजीएम को रिटायर हो रहे थे, 2/3 के 1/3। ठीक है, तो एग्जांपल कर लेते हैं। खटखटा एडवाइजरी लिमिटेड constituted its board with 12 directors, in which 2 directors are independent director and 1 director is nominee director. हाँ, तो क्या था, खटखटा एडवाइजरी लिमिटेड constituted its board with 12 director, in which 2 directors are independent director, ठीक, and 1 director is a nominee director. As per the provision of section 152, the concept of retirement by rotation of rotational director shall be applicable to public company. Therefore, Khata Advisory Limited shall be required to calculate the number of rotational director which is liable to retire by rotation. तो इसमें देखिए क्या टोटल नंबर कितने थे, 12, और 2/3 TNOD का निकालेंगे हम लोग, लेकिन जिसमें 2 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट थे और 1 नॉमिनी था। ठीक, इंडिपेंडेंट नॉमिनी वो काउंट नहीं होंगे, तो 12 में से 3 निकल गए, बच्चे कितने, 9 डायरेक्टर। अब 9 डायरेक्टर का 2/3 मतलब कि 6 ये हो जाएंगे लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन, और 1/3 हो जाएंगे नॉन रोटेशनल। ठीक है, अब जो 6 के 1/3 होंगे मतलब 2 डायरेक्टर हर एजीएम पे रिटायर होंगे। ठीक, अब एग्जांपल 4 बोलता है, मान लेते हैं कंपनी के पास 6 डायरेक्टर थे। ठीक है, तो कंपनी लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन कितना होगा, 2/3 4 होगा। ठीक, और 4 का 1/3 जैसे 1.33 है, जो नियरेस्ट 1/3 होगा 1, तो 1 रिटायर होंगे हर एजीएम पे। मान लेते हैं कंपनी के पास 7 डायरेक्टर हैं, 7 डायरेक्टर का 2/3 होता है 4.7, तो 4.7 है तो उसका हम 5 लेंगे, क्योंकि 2/3 से कम नहीं होना चाहिए, तो हम ऊपर ही लेंगे। और इस 5 का 1/3 मतलब 1.67, तो नियरेस्ट आ गया 2 हर एजीएम में रिटायर होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल कहता था कि 9 डायरेक्टर हैं जिसमें से 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, तो TNOD कितने हो जाएंगे, 6, क्योंकि 9 में से 3 इंडिपेंडेंट घटा दिए जाएंगे। अब 6 हो गए, बाकी रेस्ट जो है वो कैलकुलेट किए जाएंगे अपने हिसाब से, वो मतलब 6 का 2/3 फिर 2/3 का 1/3 हर साल रिटायर होंगे। फिर डायरेक्टर हु actually retire by rotation at every AGM shall be those who have been longest in office,
ठीक है। लेकिन अगर 2 और मोर डायरेक्टर वेयर अपॉइंटेड ऑन सेम डे, तो ये डिसाइड किया जाएगा म्यूचुअल एग्रीमेंट कुछ है तो, या ऐसा कुछ नहीं है तो बाई लॉट्स, प्राइंग लॉट से द्वारा, ठीक। अब ये रीअपॉइंटमेंट की बात हो रही है। एट द AGM at which the director retire as aforesaid, the company may fill up the vacancy by appointing the retiring director or some other person there too. अब रीअपॉइंटमेंट की बात हो रही है क्या, कि when a director is retired, a vacancy is created. To fill that vacancy, the company may reappoint the retiring director itself at the AGM. If the retiring director is not reappointed, the company may appoint some other person at his place. But in that case, provision of section 160 are to be complied with. अगर रिटायरिंग डायरेक्टर के अलावा यदि किसी और का अपॉइंटमेंट हो रहा है तो सेक्शन नंबर 160 लग जाएगा वहां पे। सही बात है, सेक्शन नंबर 160 हम लोग करेंगे, इस बात में डिस्कस, इस बात का डिस्कशन करेंगे। The clause regarding appointment of director for filling the vacancy created by retiring director is quite important. However, the number of directors should not fall short of minimum director required in a company at any stage. सही बात है। However, so long as the clause regarding minimum required director is fulfilled, the company may also resolve not to appoint anyone in place of retiring director. ऐसा भी कर सकती है कि हमको वो वैकेंसी ही रखनी है, किसी को नहीं रखना है उसकी जगह पे। In case AGM is not held on due date, then the retirement of rotational director cannot be postponed to the particular date when the AGM shall be held in future. So the director who are liable to retire must vacate the office of the director immediately when the AGM ought to have been held. जो लास्ट डेट होगी AGM की, उसी दिन वो डायरेक्टर रिटायर हो जाएंगे, जो 1/3 रिटायर होने थे, 2/3 के जो 1/3 रिटायर होने थे। अगर AGM नहीं हुई तो AGM जो होने की लास्ट डेट थी, उस लास्ट डेट को वो लोग रिटायर हो जाएंगे। अब नॉन रोटेशनल की बात करें, रिमेनिंग 1/3 या लेस जो भी होंगे आर नॉट लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन, दीज आर कॉल्ड नॉन रोटेशनल डायरेक्टर। दे मे ऑल्सो बी अपॉइंटेड एट जनरल मीटिंग और एज पर द प्रोविजन कंटेंट इन द आर्टिकल ऑफ द कंपनी। अब यहां आते 152(7) में। 152(7) में ये क्या कहता है कि इफ द वैकेंसी ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर इज नॉट सो फिल्ड and the meeting has not expressly resolved not to fill the vacancy, the meeting shall stand adjourned till the same day in the next week at the same time and place. In case that day is national holiday, तो adjournment क्या होगी, next succeeding day को होगी। और if यदि adjourn meeting को भी वैकेंसी फिल्ड नहीं हुई या कोई ऐसा रिजोल्यूशन पास नहीं हुआ कि वैकेंसी को फिल नहीं करनी है, तो रिटायरिंग डायरेक्टर क्या होगा, डीम्ड टू बी हैव बीन रीअपॉइंटेड एट द एडजॉर्न मीटिंग विद इमीडिएट इफेक्ट। एक्सेप्शन क्या है, ये कब ऐसा नहीं होगा, ये कब ऐसा नहीं होगा, रिजोल्यूशन रखा गया था मीटिंग में पास कराने का, पुट टू द मीटिंग एंड लॉस्ट, ठीक। अनविलिंगनेस हो गई, अब उसको बनना ही नहीं डायरेक्टर। तीसरा, वो डिस्क्वालिफाइड हो गया। चौथा, स्पेशल या ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन चाहिए होगी, या सेक्शन 162 एप्लीकेबल हो गया। अब ये कहता है कि सेक्शन नंबर 152(6) एंड ऑल्सो 152(7), मतलब 152(6) रोटेशनल वाला और 152(7) ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट वाला, ये गवर्नमेंट कंपनी और सब्सिडरी टू गवर्नमेंट कंपनी इनके ऊपर नहीं लगता। यहाँ सेक्शन 8 कंपनी की बात नहीं हो रही है, ये ध्यान देने वाली बात है। सेक्शन 8 चिपका हुआ आता है साथ में, लेकिन यहाँ पे चिपका हुआ नहीं है, ठीक है। 152 सबसेक्शन 6 और 152 सबसेक्शन 7 यहाँ ये गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी, तो इसको हम लोग नोट कर, इसको भी गवर्नमेंट कंपनी और सब्सिडरी टू गवर्नमेंट कंपनी,
तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। 152(6) नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल किसको? गवर्नमेंट कंपनी और सब्सिडरी टू गवर्नमेंट कंपनी। ठीक, सब्जेक्ट टू सेक्शन 137 एंड 92। उसी तरीके से 152(7) जो ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट था, ये भी नहीं था, नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनी या सब्सिडरी टू गवर्नमेंट कंपनी। ठीक, सब्जेक्ट टू सेक्शन 137 और 92। ठीक है, हो गया। ये हम लोग का सेक्शन नंबर 152 हो गया खत्म। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट सेक्शन है 152 सबसेक्शन 3 और फिर सेक्शन नंबर 153 से लेके 159 तक। ठीक है, ये चौथा नंबर जो है, चौथा कॉन्सेप्ट, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, एक एक सेक्शन का एक एक क्लास रखते हैं फटाफट। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज ज़्यादा बेटर होगा। ठीक, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब और चैनल को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू।